चैट मैनेजर। वीडियो सेलेक्ट कर लो। अच्छा, कर दो स्टार्ट। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही होगी। अगर आ रही है मुझे एक बार कॉन्फर्मेशन दीजिए वाई टाइप करके। क्लास की जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम वर्ब चैप्टर के जो मेन वर्ब की श्रृंखला है उसके एंड तक पहुंच चुके हैं। आई थिंक कल का क्लास और लगाएंगे, फिर हम मॉडल्स स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद टेंस करेंगे, तो ऑलमोस्ट हमारा ग्रामेटिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट सही हो जाएगा। एक बार मुझे पहले कॉन्फर्मेशन दे दीजिए, हम क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे आज। इनफैक्ट हम दो चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, उम्मीद करता हूं कि सुबह आप 8 बजे का सेशन जो है वो लगा रहे होंगे द हिंदू एडिटोरियल का। साथ में 11 बजे जो हमारा सेशन होता है सुपर मॉक्स का, यकीन मानिए वो सेशन आपका गेम चेंजर बनेगा। जो आप यहां पर सीख रहे हैं उसको वहां पर जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर करके जो है आप उस लेवल तक पहुंचेंगे जिस लेवल पर एग्जामिनेशन क्रैक होता है। तो भैया मेहनत करने का समय है, टारगेट बैच है, तो पूरे दम से करो तैयारी। एक भी दिन की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है अक्टूबर का महीना फेस्टिवल का मंथ होता है, बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पर आपको ऑफ मिलेंगे। ऑफ से मेरा मतलब है जो छुट्टियां होती हैं जनरली, जैसे कल गांधी जयंती है, आप देखेंगे आगे नवमी है, दशहरा है। तो भाई इस बात को समझना कि ठीक है अभी हमें इस मोड में जाना ही नहीं है। क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, क्लासेस आप रेगुलर लगाइए, मिस आउट मत करिए। ये समय मिस करने का है ही नहीं। 100% फोकस होना चाहिए, 1% का भी कहीं डेफिशिएंसी नहीं रहनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन में। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लगे यार बस इतना सा फर्क रह गया, वरना निकाल लेते इस बार। जितना है 100% देंगे, भले ही रह जाए लेकिन देंगे 100%। कम से कम ये सुकून रहेगा कि पूरी प्रिपरेशन के साथ पहुंचे थे वहां पर। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। हम पिछले कुछ क्लासेस में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी हैं हमने। जैसे हमने 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखे, जैसे हमने होमोनिम सीखे, हमने डूअर नॉन डूअर का कॉन्सेप्ट सीखा, हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब सीखे, हमने हैपनिंग वर्ब सीखे। ये सारी चीजें जो हैं हम सीखते हुए आ रहे हैं। क्लियर है? आई थिंक वीडियो सभी को दिख रहा है। शिवम देखो एक बार दोबारा से लॉगिन करके देखो, अब वीडियो आई थिंक सभी को दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सीधा। सारे रेडी हो? एक बार आर टाइप कर दीजिए। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है। हम सेशन की शुरुआत करेंगे सीधे सीधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहले मैं टॉपिक उठाने जा रहा हूं, टॉपिक हमारा है कौन सा? टॉपिक हमारा है लिंकिंग वर्ब्स का। सारा पेन पर करेंगे, ठीक है? लर्निंग वाला काम हमेशा पेन स्टाइल में करना चाहिए, उससे लर्निंग बहुत बढ़िया होती है। टॉपिक जो हम पहला करेंगे वो है हमारा लिंकिंग वर्ब्स। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस याद हैं, तो मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा था। मैं दोबारा से उस डिजाइन को बनाता हूं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ब को हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक हमारा डूइंग वर्ब है, एक हमारा हैपनिंग वर्ब है और एक हमारा स्टेट वर्ब है। और पिछले क्लास में हमने इस स्टेट वर्ब को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था, ठीक है? बहुत अच्छे से जो है हमने इसको क्या किया था? कवर किया था। याद रखेंगे? अब जरा सोचिएगा और समझिएगा, ये जो हमारे स्टेट वर्ब्स होते हैं इन्हीं का एक पार्ट होता है,
इन्हीं का स्ट्रेट वर्ब के अंदर ही एक कैटेगरी आती है और उस कैटेगरी को हम जानते हैं किस नाम से, लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। अगर आपसे मैं सिंपल शब्दों में कहूं या आपको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, तो समझिए, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। यहां पर याद करने का कोई खेल नहीं है, ना मैं आपके सामने अभी लिखूंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके लिंकिंग वर्ब्स हैं। कैसे? जरा समझिएगा। मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा राम met a साइंटिस्ट। क्या कहा? राम met a साइंटिस्ट। राम met a साइंटिस्ट, पहला सेंटेंस ये रहा। अब दूसरा सेंटेंस देखो मैंने क्या लिखा, राम became a साइंटिस्ट। राम met a साइंटिस्ट, राम बिकेम अ साइंटिस्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ याद करने वाला नहीं है, सारा लॉजिक है, सारा एकदम क्लैरिटी है, ठीक है? अच्छे से समझिएगा। अगर आप पहले सेंटेंस में देखेंगे तो पहले सेंटेंस में जो वर्ब लगा हुआ है वो वर्ब है मेट। राम मेट अ साइंटिस्ट। हम जानते हैं कि राम कोई और है, साइंटिस्ट कोई और है, यानी राम साइंटिस्ट से मिला है। राम और साइंटिस्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, हाँ या ना? दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं। राम भी अलग है, साइंटिस्ट भी अलग है। मेरे भाइयों एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? जो भी पढ़ने आते हो ना, आपको एक्चुअली पता तो चलता नहीं होगा कितने बच्चे जो है क्लास को देख रहे हैं, ठीक है? नंबर्स भी ठीक से नहीं आते, अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग उससे देख रहे होते हैं। तो कोशिश करा करो, स्पेशली पेड क्लास में कोशिश करा करो कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, जब तक मैं ना पूछूं, आपस में कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व मत हुआ करो, ठीक है? उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। आप ना जिस डायरेक्शन में आपको सोचना चाहिए ना, आप कहीं और सोच रहे होते हो, ठीक है? ये समाज से भी हम बाद में बदल लेंगे, ठीक है? अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं लगाई, उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है वो। आप उसको सलाह मत दो, वो खुद देख लेगा कल क्लास हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है? कोई 4 दिन से क्लास नहीं लगा रहा, उसका प्रॉब्लम है, ठीक है? आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट मत करिए, उसको खुद ही जवाब मिल जाएगा। वो खुद ही जाके देख लेगा, एप्लीकेशन इजी टू यूज है, नहीं तो पता कर लेगा कहीं नहीं से। आप अपना काम करो, जो मेन मुद्दा है ना उस पर फोकस करो, स्पेशली जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूं। हाँ, अगर आइडल टाइम हम कोई बात कर रहे हैं और कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है, आप जवाब दे दो, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन जब टीचिंग टाइम हो ना, उस टाइम डिस्ट्रैक्ट मत हो, ना कुछ कहो ना कुछ समझो। क्लियर है? अब यहां पर देखो, राम मेट अ साइंटिस्ट। राम ने कहा साइंटिस्ट से मिला, राम साइंटिस्ट से मिला, तो राम और साइंटिस्ट अलग अलग लोग हैं। लेकिन जब आप दूसरे सेंटेंस में जाओगे तो यहां लिखा है राम बिकेम अ साइंटिस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या राम और साइंटिस्ट अलग अलग लोग हैं, आप कहेंगे नहीं। ये जो साइंटिस्ट वर्ड है ये राम के बारे में दी हुई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। राम क्या बन गया? साइंटिस्ट बन गया। साइंटिस्ट कौन बना? कोई और बना क्या? नहीं, राम ही बना। यानी राम ही साइंटिस्ट है, राम ही साइंटिस्ट है, यानी राम और साइंटिस्ट एक ही लोग हैं। यस और नो? लेकिन यहां पर राम और साइंटिस्ट एक बंदे नहीं है। अग्री करते हो? तो जब आपका सब्जेक्ट और आगे लिखी हुई चीज उसी बारे में बता रही हो तो जो वर्ब बीच में यूज होगा वो वर्ब लिंकिंग वर्ब होगा। ये क्योंकि साइंटिस्ट और राम एक ही हैं, एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं तो ये लिंकिंग वर्ब है। ये एक दूसरे के बारे में नहीं बता रहे तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। इतना सिंपल सा डेफिनेशन है लिंकिंग वर्ब का, इतना सिंपल सा डेफिनेशन है। आप 2 सेकंड में देख के पता लगा सकते हैं कि भाई वो लिंकिंग वर्ब है भी या नहीं है। क्लियर है? आपसे पूछे कोई लिंकिंग वर्ब क्या होता है तो आप कहेंगे लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के बारे में आगे जानकारी देता है। सब्जेक्ट के बारे में आगे जानकारी क्या है? कि वो साइंटिस्ट है। क्या ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है? नहीं, ये जानकारी नहीं है। आई होप क्लियर होना चाहिए सभी को। क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। हम लेकिन कवर उस चीज को करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है और उसी पर अटैक करेंगे। क्लियर है? अब देखो, मैं एक दो क्वेश्चन और लिख रहा हूं ताकि आप याद ना करें, आप समझे चीजों को। मैंने कहा he managed an assistant
throughout his life. He managed an assistant throughout his life. He managed an assistant throughout his life. मैंने कहा he remained an assistant throughout his life. He remained an assistant throughout his life. अब देखिए यहां पर दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं. आपका काम है मुझे बताना कि कौन सा वाला वर्ब आप बोलोगे कि लिंकिंग वर्ब है और कौन सा वाला वर्ब आप बोलोगे लिंकिंग वर्ब नहीं है. आपको बताना है कौन सा वर्ब लिंकिंग वर्ब है और कौन सा वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं है. फटाफट से सोचिए और बताइए. कोई याद नहीं करना, जो मैंने लॉजिक दिया उसके आधार पर आपको बताना है. नहीं आया, एक मिनट रुको. नहीं आ रहा. बैच कोर्सेज में शो ही नहीं कर रहा. ऊपर जब हम लॉगिन कर रहे हैं ना तो वहां पर बाय नाउ लिखा हुआ आ रहा है, जब क्योंकि मैंने उसमें एडवांस सेटिंग में सेलेक्ट किया हुआ है. लेकिन जब हम कोर्सेज में खोल रहे हैं तो वो दो बैचेस जो चल रहे हैं वही आ रहा है. ऊपर स्लाइडर में तो बाय नाउ था. क्लियर है. आप अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा. पहले सेंटेंस में लिखा है ही मैनेज्ड एन असिस्टेंट थ्रू आउट हिज लाइफ. अपने पूरे जीवन भर उसने असिस्टेंट को मैनेज किया. क्या ही और असिस्टेंट एक ही लोग हैं? क्या ये असिस्टेंट जानकारी ही के बारे में है? नहीं, ही के बारे में नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है. ये दूसरी जानकारी ही रिमेन्ड एन असिस्टेंट, वह अपने पूरे जीवन भर असिस्टेंट ही रहा. यानी असिस्टेंट कौन है? ही तो असिस्टेंट है. अगर ही असिस्टेंट है यानी जो रिमेन वर्ब है वो ही के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है. इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा वाला है वो लिंकिंग वर्ब है. आई होप आप पहचानना शुरू कर गया होगा, आप पहचानना शुरू कर गए होंगे. आपको पता चल गया होगा कि हम लिंकिंग वर्ब किसको कहते हैं. अगर ये बात आपको क्लियर है, एक बार सीएल टाइप करिए. आते हैं कि कौन से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से. आधे घंटे में खत्म करेंगे इसको. सीधा सीधा सवाल आता है, सीधा सीधा में आंसर आना चाहिए. चलो, अब अगर आपको यह बात क्लियर है तो आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, इनको देख लीजिए एक बार. ये लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं. क्योंकि स्टेट वर्ब्स का पार्ट है तो बहुत सारे स्टेट वर्ब्स ही आते हैं इसी कैटेगरी में. जैसे लुक हो गया, सीम हो गया, अपीयर हो गया, जितने भी बी फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, वो सारे आते हैं. बिकम हो गया, रिमेन हो गया, गेट हो गया, गो हो गया, साउंड हो गया, फील हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया. ठीक है. ये जो बेसिकली वर्ब्स लिखे हैं, लुक, सीम, अपीयर, बी, बिकम, रिमेन, गेट, गो, साउंड, फील, टेस्ट, स्मेल, ये सारे आपके लिंकिंग वर्ब से कैटेगरी में आते हैं. आपके ये सारे वर्ब जो हैं लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं. जो स्लाइडर दिया है उससे तो बैच एक्सेस हो रहा है. अगर आपने परचेज किया हुआ है तो स्लाइडर से तो बैच एक्सेस हो रहा है. यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बैच भी बच्चा एक्सेस कर लेगा, एसबीए वाला. लेकिन जो कोर्सेज में है, जो कोर्सेज में बाकी बैचेस के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एएफओ का ऑप्शन आ रहा है, पीओ का ऑप्शन आ रहा है, इसमें ये थर्ड ऑप्शन नहीं है. क्योंकि बच्चा तो यहीं पे क्लिक करके देखेगा क्लास को. चलिए, कौन से लिंक से मोबाइल में लॉगिन नहीं होता? अरे भाई मोबाइल का ही लिंक है ये. ठीक है, चलो बढ़ते हैं, जरा देखते हैं. लुक, सीम, अपीयर, बी, बिकम, रिमेन, गेट, गो, साउंड, फील, टेस्ट और स्मेल,
ये आपके क्या है, सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। आपको यहां से सीधे सीधे क्या आएंगे, सीधे सीधे सवाल आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। जैसे मैं सबसे सिंपल और ऑलमोस्ट जब भी लिंकिंग वर्ब किसी भी किताब में पढ़ाया जाता है तो इसी सवाल को लिखा जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। ये हमें थोड़ा सा क्लियर करेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, अगर सपोज करो मैंने आपसे कहा राम इज, और यहां लगा दिया डैश, क्या लिखा, राम इज, और यहां लिखा डैश, राम इज, और यहां लिखा डैश। दोनों एप्लीकेशन पर क्लासेस बेटा एकदम बढ़िया चल रही हैं, और जब से लाइव हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लाइव हुए, तभी से एकदम बढ़िया चल रही है। देखो मेरे फ़ोन में भी दोनों खुला हुआ है, तो आपने अगर कनेक्ट किया है तो आप यहाँ तो वेट कर रहे होगे, अपकमिंग आपने रिफ्रेश नहीं किया होगा। ज़्यादा नहीं निकला है, हम लिंकिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, इस बात को समझ लेना। अगर मैं कहता हूँ राम इज, और मैं यहाँ पर कहता हूँ राम बिहेव्ड, ये मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, राम इज और यहां लिखा है राम बिहेव्ड। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन रूड है और एक ऑप्शन रूडली है। जरा मुझे बताइए आप कौन से ऑप्शन को कहां पर यूज करेंगे, कौन से ऑप्शन को कहां पर यूज करेंगे, कहां पर आप रूड लिखेंगे और कहां पर आप रूडली लिखेंगे, जरा मुझे सोच के बताइए। आप पहले में रूड लिखेंगे, दूसरे में रूड लिखेंगे, पहले में रूडली लिखेंगे, दूसरे में रूडली लिखेंगे, कहां लिखेंगे? आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले में तो आप लिखेंगे रूड, राम इज रूड, और दूसरे में लिखेंगे राम बिहेव्ड रूडली। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि आपको पहले शब्द में बताना है राम क्या है, क्योंकि ये इज लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, हाँ है ना। वहीं दूसरे सेंटेंस में आपको ये नहीं बताना राम क्या है, आपको यह बताना है कि राम ने बिहेव कैसे किया, कैसे उसने बिहेव किया। बिहेव क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बारे में जो बताते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। यही पूरा कॉन्सेप्ट है किसका? यही पूरा कॉन्सेप्ट है लिंकिंग वर्ब का। लिंकिंग वर्ब आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, लिंकिंग वर्ब नहीं आएगा तो वर्ब के बारे में बताया जाएगा, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा तो एडजेक्टिव आएगा, और वर्ब के बारे में बताया जाएगा तो एडवर्ब आएगा। एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द सन अपीयर्ड ब्राइटली इन द स्काई। द सन अपीयर्ड ब्राइटली इन द स्काई, क्या लिखा मैंने? द सन अपीयर्ड ब्राइटली इन द स्काई। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर एक वर्ब लगा है, वर्ब है अपीयर, और अगर आपने स्टेट वर्ब्स पढ़े हैं, लिंकिंग वर्ब्स अभी पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा अपीयर वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, हाँ है ना। और अगर अपीयर वर्ड यहां लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो सन के बारे में बताए। सन के बारे में बताएगा कौन? एडजेक्टिव। तो हम यहां क्या लिखेंगे? लिखेंगे द सन अपीयर्ड ब्राइट इन द स्काई। क्या लिखेंगे? द सन अपीयर्ड ब्राइट इन द स्काई। उसी तरह से अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, द सन shone bright in the sky, the sun shone bright in the sky। shone का मतलब क्या होता है? चमकना होता है। तो सूरज जो है वो चमका। अब आप जानते हैं shone या shine जो है, आप इसको लिंकिंग वर्ब में नहीं देखेंगे। अब ये लिंकिंग वर्ब में नहीं लगा हुआ। अब लिंकिंग वर्ब में नहीं लगा हुआ, इसका मतलब हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताना, वर्ब के बारे में बताना है। वर्ब के बारे में बताना है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ब्राइटली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्राइटली लिखेंगे। द सन शोन ब्राइटली इन द स्काई। द सन शोन ब्राइटली इन द स्काई। उसी तरह से देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा,
दिस मशीन looks good but it doesn't work good. This machine looks good but it doesn't work good. जरा देखिए और सोचिए कि क्या आखिर प्रॉब्लम आपको जो है यहां पर नजर आ रही है. दिस मशीन लुक्स गुड. हेलो, आवाज आ रही है ना सभी को? वॉइस क्या प्रॉब्लम आ रही है? वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? बताना जरा एक बार, कितने बच्चों को वॉइस का इश्यू आ रहा है? कितने बच्चों को वॉइस का इश्यू आ रहा है? अभी आई थिंक क्लियर हुआ होगा. फिर अभी आई थिंक क्लियर हुआ होगा. देखो जरा, दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डजंट वर्क गुड. अब हम जानते हैं कि लुक जो है वो हमारा लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लेकिन जो वर्क वर्ड है वो लिंकिंग वर्ब नहीं है. अगर लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव लिखा है गुड. और अगर लिंकिंग वर्ब नहीं है तो हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए. आपको मैं पढ़ा चुका हूं, गुड का एडवर्ब क्या होता है? वेल होता है. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डज नॉट वर्क वेल. दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डज नॉट वर्क वेल. आई होप अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है. दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डज नॉट वर्क वेल. क्लियर है? चलो, अब अगर ये क्लियर है आपको तो देखिए, मैंने कहा द फूड इन द restaurant tasted deliciously. The food in the restaurant tasted deliciously. The food in the restaurant tasted deliciously. अब आप पीछे मुड़कर गए, आपने देखा क्या? आपने देखा यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है, वर्ड यूज हो रहा है टेस्ट. टेस्ट कैसा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है. तो यहां पर डिलीशियसली मत लिखिए, यहां पर डिलीशियस लिखिए. क्या लिखिए? डिलीशियस लिखिए. दे रिमेन्ड साइलेंटली ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन. They remained silently during the interrogation. They remained silently during the interrogation. आसान है. अब देखो, आपको समझ में आने लग गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं और कौन सा वैरायटी का क्वेश्चन बार बार आएगा. तो यहां पर हमें पता है remain लिंकिंग वर्ब है, तो हम यहां पर लिख देंगे they remained silent during the interrogation. during the interrogation. तो इसी तरह से मैंने कहा the bell in the assembly sounded loudly. The bell in the assembly sounded loudly. The bell in the assembly sounded loudly. अब आप जानते हो sounded भी कैसा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है. तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? लाउड आ जाएगा. तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको बार बार क्या देना पड़ता है? बार बार एडजेक्टिव देने की जरूरत पड़ती है. एडजेक्टिव दोगे तो अपने आप सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा. क्लियर है? ये पूरा कॉन्सेप्ट है लिंकिंग वर्ब का. सिर्फ इतनी ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी और इसी तरीके से आपको आंसर करना है. जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको शीट भी दूंगा, तो उसमें आपके सामने ये वर्ब्स बार बार आएंगे. तो एक बार तो नजर दौड़ा लो और बाकी जब इनको देखोगे तो अपने आप जो है क्लैरिटी मिल जाएगी. हां, एक जगह आपको एग्जामिनर जो है वो उलझा सकता है. मैं उसको यहीं पर क्लियर कर देता हूं. जैसे आपको मैंने कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा
शी looked anxiously during the interview. ठीक है, शी लुक्ड एंक्शियसली ड्यूरिंग द इंटरव्यू. मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, शी लुक्ड एंक्शियस एट द मिरर. ठीक है, अब हम हो सकता है कि यहां पर चकमा खा जाएं. यहां पर हम चकमा कैसे खा सकते हैं कि हम सिर्फ आधी नॉलेज अपनी लगाएं और देखें कि लुक वर्ब लगा हुआ है, और लुक वर्ब लगा है तो ये आपका लिंकिंग वर्ब है. और जब आपने देखा कि लिंकिंग वर्ब है तो आपको पता है लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है. तो आप यहां पर इसको एंक्शियस कर दें और यहां पर इसको सही मान लें. यह बात आपकी बिल्कुल सही है कि पहले वाले में आपको एंक्शियस करना पड़ेगा क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है और यहां पर एंक्शियस ही आएगा, एडजेक्टिव आएगा. लेकिन दूसरे वाले में ये लुक्ड जो है लिंकिंग वर्ब है ही नहीं. इस बारे में मैं बात कर चुका हूं. कहां पर, स्टेट वर्ब्स में. मैंने आपको बताया था लुक के साथ जब एट, फॉर, आफ्टर, इनटू ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ये फ्रेजल वर्ब हो जाता है. और लुक्ड एट का मतलब देखना होता है. अब देखना स्टेट या स्टेट वर्ब भी नहीं है और लिंकिंग वर्ब भी नहीं है. तो जब हम देख रहे हैं ना कि लुक के साथ एट लगा हुआ है तो आप इसको लिंकिंग वर्ब मत मानिएगा, आप इसको मानिएगा नॉन लिंकिंग वर्ब और लिखिएगा शी लुक्ड एंक्शियसली एट द मिरर. क्या लिखेंगे, शी लुक्ड एंक्शियसली एट द मिरर. उसी तरह से मैंने कहा द नर्स looked after the child careful. ठीक है, the nurse looked after the child careful. तो आप इस लुक्ड को देख के ये केयरफुल सही मत मान लीजिएगा. ये लुक्ड नहीं है, ये लुक्ड आफ्टर है. इसका मतलब दिखना नहीं है, इसका मतलब है देखभाल करना. तो यहां पर आपको यहां पर केयरफुली लिखना पड़ेगा और केयरफुली के साथ ही जो है आपका ये आंसर क्या होगा, सही होगा. तो ये लॉजिक लगा लीजिएगा एग्जामिनेशन में, ये लॉजिक आपसे मिस आउट नहीं होना चाहिए. आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा. अब आ गया है, बट ये नीचे वाला वो आ रहा है परचेस करने के लिए. हमें करना है सेट इसको. अच्छा, हमने गलत क्रिएट कर दिया था. जिन बच्चों को कॉम्बो कर दिया था ना उनको SBI PO में दिखने वाला था. कॉम्बो गलत क्रिएट कर दिया था. तो अभी बच्चों को मूव तो नहीं कर रहा ना, उसी में. कर दिया उसने. हाँ. चलिए, ये आपका पूरा जो है वो लिंकिंग वर्ब का टॉपिक हो गया. ठीक है, ये पूरा आपका लिंकिंग वर्ब का जो है टॉपिक हो गया. आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा. इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा पढ़िएगा आपको. लेकिन एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाएंगे और ठीक ठाक सवाल मिल जाते हैं. डायरेक्टली एरर फॉर्म में मिलेंगे या इंप्रूवमेंट फॉर्म में मिलेंगे, आपको क्लियर होने चाहिए. इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे. देखो अभी हम क्या टच कर रहे हैं, हम मेन वर्ब्स आज खत्म करने वाले हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं इर्रेगुलर वर्ब्स. क्या पढ़ने वाले हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स. इर्रेगुलर वर्ब्स कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग होते हैं, या फिर जिनका फर्स्ट फॉर्म जो होता है जनरली क्या होता है, पहली फॉर्म के बाद ईडी और ईडी लग के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है. जैसे मैं कोई भी वर्ड यूज कर लूं, फॉर एग्जाम्पल प्ले यूज किया, प्ले, प्लेड और प्लेड, ईडी ईडी लग के सेकंड थर्ड बन गया. लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सबसे कॉमन वर्ड है गो, तो गो, वेंट और गॉन, ये तीनों क्या हैं, अलग अलग कैटेगरी के वर्ड हैं. अग्री करते हो मेरे साथ. तो जब ये अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स हैं इनको इर्रेगुलर वर्ब्स हम कहते हैं. ठीक है, अब गो, वेंट, गॉन तो सभी को पता होता है, डू, डिड, डन सभी को पता होता है. तो यहां पर हमें टारगेट किए जाते हैं कुछ ऐसे शब्द जो हमें नहीं पता होते.
सबसे पहले मैं आपके सामने जो टारगेट करने वाला हूं शब्दों को, आपने शायद सुना होगा, लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा वो आपने डेफिनेटली नहीं सुना होगा, और इसको लेकर प्रीवियस ईयर एग्जाम में सवाल भी आ चुका है और बहुत लोग बेवकूफ भी बन चुके हैं। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है कास्ट। अब कास्ट से आपने हर किताब में रट्टे मारे होंगे कि कुछ वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन वर्ड जो बनता है वो है ब्रॉडकास्ट, जिसका मतलब होता है प्रसारण करना, हाँ या ना? सबसे कॉमन वर्ड क्या है? ब्रॉडकास्ट है। दूसरा जो वर्ड हमारे लिए बनता है वो वर्ड क्या बनता है? वो वर्ड बनता है टेलीकास्ट। क्या वर्ड बनता है? टेलीकास्ट। तो टेलीकास्ट। तीसरा वर्ड बनता है क्या? फोरकास्ट। ये तीन वर्ड्स आपको सबसे कॉमन जो है देखने को मिलते हैं, और एक नॉर्मल वर्ड भी होता है कास्ट, ठीक है? अब इसको लेकर जो आप रूल पढ़ते हैं या जो आप रेक्टिफिकेशन करते हैं वो ये है कि जो वर्ड्स कास्ट से स्टार्ट होते हैं, एंड होते हैं, जिनका सफिक्स कास्ट होता है, इनके तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, ठीक है? मैं सिर्फ कास्ट वाले शब्दों की बात कर रहा हूं। इनके तीनों फॉर्म्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है, द न्यूज चैनल has broadcasted the news. The news channel has broadcasted the news. तो आप इस बात को समझिएगा, आपने सीखा भी है कि आप जो है इसको नहीं लिख पाएंगे, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही होती है, तो आप क्या लिखेंगे? द न्यूज चैनल हैज ब्रॉडकास्ट द न्यूज। क्या लिखेंगे? द न्यूज चैनल हैज ब्रॉडकास्ट द न्यूज, यही थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड बाय द न्यूज चैनल। द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड बाय द न्यूज चैनल। तो याद रखें और समझें, ये जो सेंटेंस लिखा है इसको गलत मत कराना, ये सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है, ये सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है। जब भी हम ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट या कास्ट वर्ड को यूज करते हैं, किसमें? पैसिव वॉइस में। किसमें यूज करते हैं? पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, तो हम इसका ईडी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तब हम इसका ईडी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑक्सफोर्ड ग्रामर खोलोगे, जो बाइबल मानी जाती है अंग्रेजी की पूरी दुनिया भर में, वहां पर भी आपको क्लियरली लिखा मिलेगा कि अगर बी फॉर्म के बाद यानी पैसिव फॉर्म्स में अगर आप ब्रॉडकास्ट वर्ड यूज करते हैं तो आप चाहें तो इसे ब्रॉडकास्टेड भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे ब्रॉडकास्ट भी लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों फॉर्म्स में जो है वो क्या होगा? सही होगा। ये दोनों फॉर्म्स में क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आई होप क्लियर होगा। द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड बाय द न्यूज चैनल, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट। और सेम है, द प्रीशियस jewels were casted into Nile by the Pharaoh when her daughter succumbed to injuries. Succumbed from injuries. ठीक है, ये जो है प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, द प्रीशियस जूल्स वर कास्टेड इनटू नाइल by the Pharaoh when her daughter succumbed from injuries।
कहा जा रहा है जो कीमती ज्वेल्स थे, जो हीरे जवाहरात थे, वो नाइल रिवर आपने सुना होगा, उसमें काश कर दिए गए, उसमें फेंक दिए गए। फेंक दिए गए किसके द्वारा? पैरो। पैरो कौन होते थे? किंग होते थे इजिप्ट के। कब? जब हिज आएगा यहां पर, व्हेन हिज डॉटर, जब उसकी डॉटर जो है वो क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, चोट के जो इंजरीज उसको हो गई थी, उसके सामने उसने घुटने टेक दिए। सकम का मतलब होता है जब किसी चैलेंज के सामने आप घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं। अब जो आम बच्चा था ना, वो इस क्वेश्चन पर ऐसे टूट पड़ा, मान लो उसे कौन सा अलादीन का जिन्न मिल गया है कि यही क्वेश्चन उसको नौकरी पे लगा देगा। उसने आप देखा ना, ताफ सीधा का, भाई दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा तो मैं ही हूं, और उसने सीधा जाके इस पे अटैक कर दिया, क्योंकि उसने रट्टा मारा हुआ था कि कास्ट शब्द जो है वो तीनों फॉर्म में कास्ट रहता है, और इसी को एरर मान के चला आया। जबकि अगर आप देखेंगे तो ये पैसिव में लिखा हुआ है, पैसिव में लिखा है तो ये सही है। अरे भाई तेरे को आगे पढ़ने की जरूरत थी, आगे पढ़ता तो तुम्हें प्रपोजिशन चैप्टर याद आता। प्रपोजिशन चैप्टर में, इवन सुपर मॉक्स में भी मैंने कई बार बताया है कि जो वर्ड है सकम, इसका मतलब घुटने टेक देना है, इसके बाद हमेशा टू प्रपोजिशन जो है वो लगाया जाता है, इसके बिना जो है सेंटेंस सही नहीं होगा। टू प्रपोजिशन जो है लगाया जाता है तब ही सही होगा, अन्यथा ये सही नहीं हो सकता। देखिए, जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट कराता हूं, मैं हमेशा एज अ स्टूडेंट सोचता हूं कि आपका जो ज्ञान का भंडार है वो कैसा है, और जब आप एग्जाम में जाओगे तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी। और मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, तो मैं उनको उसी तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं जैसे आप इसको देखेंगे। क्लियर है? तो इस फैक्टर को जरूर याद रखिएगा। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है तो एक बार CL जो है वो आप टाइप करके दीजिए मुझे, एवरीबडी। चलिए, इसके अलावा वर्ड है हमारा फॉरगेट। आप सबने सुना होगा, ठीक है? अब इसको लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, और इसका थर्ड फॉर्म कुछ किताबों में आपको मिलेगा फॉरगॉट, और कुछ किताबों में आपको मिलेगा फॉरगॉटन, और शायद मेरे हिसाब से आपने दोनों ही शब्द सुने होंगे थर्ड फॉर्म में। फॉरगॉट भी मिलेगा आपको थर्ड फॉर्म में, और फॉरगॉटन भी आपको देखने के लिए मिलेगा थर्ड फॉर्म में। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि सवाल वहां से आ रहा हो सकता है सवाल कुछ और पूछ रहा हो वो, और हो सकता है कि आप इसी को एरर मार्क कर दें, यहां आपका ज्ञान कम हो, ये भी तो हो सकता है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि सवाल ही वो पूछा जाए। एरर मान लो कोई और पूछा है, प्रपोजिशन का एरर है, तुम एरर निकाल के आ रहे हो यहां पर क्योंकि तुम कुछ याद करके गए हो घर से, वो भी तो गलत हो जाएगा। वो भी उतना ही बड़ी गलती है जितना तुम राइट क्वेश्चन को देख के सॉल्व ना कर पाना है। क्लियर है? अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जो थर्ड फॉर्म्स हैं, थर्ड फॉर्म में फॉरगॉटन शब्द जो है वो एप्रोप्रिएट वर्ड होता है। ठीक है? मैंने कहा आई हैव फॉरगॉटन माई बुक्स, एकदम सही है, लेकिन यह भी याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म में फॉरगॉट भी सही होता है। आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव फॉरगॉट माई बुक्स, दोनों ही सही हैं, दोनों में से किसी में भी कोई गलती नहीं है। यानी जो इसकी थर्ड फॉर्म्स हैं वो फॉरगॉट भी सही है और फॉरगॉटन भी सही है, तीनों ही दोनों ही क्या है, ये एक्सेप्टेड है, दोनों ही एक्सेप्टेड है। फॉरगॉटन का ज्यादातर बच्चों को पता होता है, इसका पता नहीं होता। तो अगर मान लो आई हैव फॉरगॉट लिखा आ जाएगा तो तुम आई हैव फॉरगॉटन कर दोगे। क्या कर दोगे? आई हैव फॉरगॉटन, फॉरगॉट कर दोगे। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब देखो, समझो जरा इस बात को। एक वर्ड होता है बेयर, BEAR, ठीक है, बहुत आता है एग्जामिनेशन में। इसका सेकंड फॉर्म होता है बोर, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज को सहन करना। कहते हैं ना, आई कैन नॉट बेयर दिस पेन, मैं इतना दर्द जो है वो सहन नहीं कर सकता हूं। क्लियर है? तो इसको भी अलग अलग अंदाज में पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा
सही है? सही कह रहा हूं मैं या गलत कह रहा हूं? बताना जरा मुझे, सोच के बता दो एक बार, कोई बात नहीं। सोचो एक बार। बेयर बोर बॉर्न, शी बोर द लेक्चर with anxiety and fear। ठीक है, she bore the lecture with anxiety and fear। यहां पर बोर का मतलब बोर करना नहीं है, ये वो वाला बोर नहीं है कि मैं बोर हो रहा हूं ना। इसका मतलब है कि उसने लेक्चर को सहन किया, बड़ी टेंशन के साथ और फियर के साथ, डर के साथ बैठी रही, सहन करती रही, उठी भी नहीं, उसको सहन करती रही। तो ये इसका जो है वो मतलब है। ठीक है, मदर्स बेयर बेबीज फॉर 9 months। ठीक है, मदर्स बेयर बेबीज फॉर 9 months। पूजा पूछ रही सोचना क्या है? कुछ नहीं सोचना, इसको देखो जरा। ठीक है, क्या है? मदर्स बेयर बेबीज फॉर 9 months। तो यहां पर भी क्या मतलब हो गया इसका? जो मदर्स होती हैं वो बेयर करती हैं, सहन करती हैं, अपने पास रखती हैं उस बेबीज को 9 months पे। क्लियर है? तो ये आपका वर्ड है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और समझना कि मैं आपको ना एक छोटी सी पीडीएफ अटैच करूंगा इसी क्लास के साथ। लगभग वो 400 वर्ड्स की पीडीएफ है, उसमें 400 वर्ड्स हैं, सारे के सारे क्या हैं? वर्ब्स हैं। आपको सारे याद नहीं करने हैं, इनमें से लगभग 300 तो ऐसे ही शब्द हैं जो रेगुलर वर्ब्स हैं, जिनका पहला, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर होता है। लेकिन इनमें से 100 वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी फॉर्म्स इरेगुलर होती हैं। जिनकी फॉर्म्स कैसी होती हैं? इरेगुलर होती हैं। आपको उन शब्दों पर गौर करना है। सारे शब्द, बाकी तो ईडी ईडी आएगा, पता ही है। उन शब्दों पर गौर करना है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम नहीं होती, वो अलग अलग होती हैं। उसको शब्दों को आप पढ़िएगा। मैं उनको देखो डिस्कस करने का मतलब पता है क्यों नहीं है? कि मैं तुम्हें बताता रहूं 100 शब्दों का, इसका सेकंड ये है, इसका थर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ने का। तुम उनको पढ़ना, जब तुम उनको पढ़ लोगे तो तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा, अच्छा इसका दूसरा फॉर्म ये है, इसका तीसरा फॉर्म है। तो जब मैं तुम्हें असाइनमेंट शीट दूंगा और उसमें उसके क्वेश्चंस होंगे, तब तुम उनको बेटर तरीके से कर पाओगे, नहीं तो फिर ये थ्योरी वाली बात हो जाएगी। क्लियर है? कितने वर्ड्स हैं? लगभग 100 वर्ड्स हैं। ठीक है, कुछ बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे बिड, बिडन हो गया, बिड बोर्ड हो गया। ये सारे वर्ड्स आप देखिएगा और इनके फॉर्म्स अपने दिमाग में फिट रखिएगा। क्लियर है? अभी तक जो भी कराया है, अगर वो क्लियर है तो एक बार CL जो है वो आप मुझे टाइप करके दे दीजिए सारे के सारे। अब ये हमारा जो मेन वर्ब का चैप्टर है वो खत्म होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या? मॉडल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से मॉडल्स को स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेन वर्ब का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, मेन वर्ब का चैप्टर खत्म होता है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करने वाले हैं? कल से मॉडल स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगा किसके? मेन वर्ब्स के। आज मैं आपको क्या दूंगा? असाइनमेंट दूंगा मेन वर्ब्स के। तो आप जो है उन असाइनमेंट्स को जो है कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए जो डाउट सेशंस हैं वो प्लान कर रहा हूं हर ऑल्टरनेट डे। हालांकि वो डाउट सेशंस मैं नहीं लूंगा, मेरे ही एसोसिएट लेंगे। तो डाउट सेशंस कहां से? जो आपको असाइनमेंट शीट दी हुई है। ठीक है, उनके अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हम दिन तय कर लेंगे कि आज का दिन जो है वो कंजंक्शन के डाउट्स के लिए है, आज का दिन जो है वो नाउन के डाउट्स के लिए है। तो आपको जो असाइनमेंट शीट्स दी हुई हैं, या आपको लगता है प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन है जो आपके पास डाउट फॉर्म में है, तो वो आप पूछ सकते हैं, वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो बच्चे जो बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल सिंपल सवालों पर अटक जाते हैं,
तो उनको भी कहीं ना कहीं क्या हो जाए, थोड़ा सा असिस्टेंस मिल जाए सॉल्व करवाने के लिए, क्योंकि एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन इतने कम समय में एग्जामिनेशन है, सॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। और कितना भी समय क्यों ना हो, हर सवाल को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा मानना पड़ता है कि 90% क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं, 10% में एरर आता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं वो जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर आज SBI का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, होपफुली 1-2 दिन, आई थिंक थर्सडे से मॉडल टेस्ट पेपर भी स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है? अभी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो रखा है, लेकिन हाँ कोशिश है मेरी कि मैं आपको कर पाऊं। क्लियर है? चलिए, डाउट सेशंस में आपका थर्सडे से स्टार्ट कर दूंगा, थर्सडे से स्टार्ट कर दूंगा, एप्लीकेशन पर ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जिसको भी असाइनमेंट से कोई डाउट हो, सबसे पहले जो डाउट रखूंगा वो डाउट रखूंगा नाउन चैप्टर का, उसके बाद रखूंगा कंजंक्शन चैप्टर का। क्लियर है? आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्लास मॉडल्स का होगा, आई थिंक हम इसको आज यहां पर रैप कर देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे, इतना 10 मिनट में कुछ हो नहीं पाएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा एक टॉपिक है SBI में जो मैं करवाऊंगा आज फर्स्ट क्लास में, वो है हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो टॉपिक मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास भी, आप लोग भी उसको करें। तो उस वीडियो को एक तो मैं आपके इस पर डाल दूंगा आपके क्लास में, दूसरा मैं इसको YouTube पर भी डाल दूंगा। तो इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए वो नॉलेज आपको मिल जाएगी, जो आपको आगे कहीं ना कहीं काम आएगी। क्लियर है बेटा? चलिए आज के लिए क्लास को करते हैं, ठीक है? हाँ चलिए, हाँ फर्स्ट क्लास देख सकते हो पूजा, बिल्कुल देख सकते हो। चलो आज के लिए रैप कर रहा हूं, मिलते हैं आपसे। एडिटोरियल लगाना भूलिएगा नहीं और सुपर मॉक लगाना मत भूलिएगा।